नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे कुछ बिजनेस न्यूज़पेपर्स के बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स, इसके कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है इसे भी इवैल्यूएट करेंगे, इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है हर एक न्यूज इवेंट का हमारी लाइफ पे, हमारे फाइनेंसेस पे एंड हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा था ये है होम ओनर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, इस पर एक अपडेट हमें देखने को मिला था। एंड ये काफी लोग इससे नाराज भी हो गए थे, काफी लोग कंफ्यूज भी थे। तो आइए जानते हैं इसमें क्या है। अभी गवर्नमेंट ने इस बजट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चेंजेस किए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जब आप किसी एसेट को एक साल से ज्यादा होल्ड कर लेते हैं ना, यूजुअली उसे हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं कि लंबे समय के लिए आपने होल्ड किया है, एक साल से ऊपर। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो अनलिस्टेड एसेट्स, लिस्टेड एसेट्स कौन से होते हैं जो स्टॉक मार्केट में होता है, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज। तो अनलिस्टेड जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, हमारा कहने का मतलब है चाहे वो स्टॉक्स हो या ना या कुछ और भी हो, तो इनको कहा जाता है। तो अनलिस्टेड एसेट्स कौन से हो गए जो स्टॉक एक्सचेंज पे कहीं पे लिस्टेड नहीं है, जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई हमारी फेमसली। यहाँ पे रूल ये आया कि 20% से इसको घटा करके 12 पर 12.5% कर दिया जाएगा। तो लोग काफी खुश हुए। बट इसमें एक बेनिफिट मिल रहा था 20% के साथ, ये था इंडेक्सेशन का। ये बेनिफिट जो है ये वापस ले लिया गया। कहा गया कि अब सिर्फ 12.5% का फ्लैट टैक्स लग जाएगा आपके कैपिटल गेन पे, जितना भी गेन हुआ है आपको किसी भी जमीन में, जितना भी रेट बढ़ा है, आप जितना भी ऊपर बेच रहे हो आपके कॉस्ट से, उस पर पूरा टैक्स लग जाएगा 12.5%। लोग इससे काफी नाराज हो गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे देखिए, ओवरऑल आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने 12.5% भी तो कर दिया है टैक्स विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो काफी यहाँ पे आपको राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा। बट लोगों को यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर भी लोग यहाँ पे खुश नहीं थे। तो इसके सोल्यूशन क्या आया? इसका सोल्यूशन आया कि निर्मला सीतारमन जी ने नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि वो अमेंडमेंट एक प्रेजेंट करेंगे अलॉन्ग विद अदर्स इन लोकसभा ऑन वेंसडे। ठीक है, यहाँ पे वेंसडे को लोकसभा में एक अमेंडमेंट आ सकता है और इस प्रपोज चेंज से हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल बिल में जो चेंज आएगा फाइनेंस बिल में, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली जो लेजिटिमेट कंसर्न है टैक्स पेयर के उसको हीड किया है, इससे हमें पता लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने सुनी है बात लोगों की एंड यहाँ पे जो चेंजेस थे, इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी चेंजेस थे वो किए लोगों के लिए। एंड अब वी हैव टू सी कि किस तरीके का चेंज आता है यहाँ पे। ओवरऑल बिल्कुल हम वापस वहीं चले जाते हैं जहां पे पहले थे, या फिर कुछ अलग चेंजेस आते हैं, जैसे कि शायद दोनों अलाउड हो। क्या पता आप 12.5% भी ले सके, क्या पता आपके पास चॉइस हो कि आप 20% वाले में भी जा सके। सो वी हैव टू रियली सी कि किस तरीके के चेंजेस अमेंडमेंट्स इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आते हैं। मार्केट्स कम ऑफ डेज हाई अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। इंडिया में अगर आप देखें ओवरऑल जो इक्विटी बेंचमार्क्स है, इक्विटी बेंचमार्क्स कौन से हैं हमारे? निफ्टी एंड सेंसेक्स। They whipsawed on Tuesday, a day after posting biggest single day decline in 2 months amid global market uncertainty. यहाँ पे whipsaw देखने को मिला हमें। मार्केट ऊपर खुले, फिर अचानक से नीचे गए, फिर ऊपर आए और फिर बिल्कुल नीचे बॉटम पे जाकर क्लोज हो गए। तो जब हमने बिगेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन पोस्ट किया था परसों ही, इसके बाद हमें इस तरीके की वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। करीब 1093 पॉइंट्स ये ड्यूरिंग द डे सेंसेक्स बढ़ चुका था एंड उसके बाद पूरे गेन्स अपने लूज कर दिए और सेशन में 166 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला क्लोजिंग के वक्त। वैसे ही इंडेक्स केम ऑफ 1295 पॉइंट्स फ्रॉम डे हाई। जो डे का हाई था सेंसेक्स का, सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, वहां से करीब 1250 पॉइंट्स ये नीचे आया ग्लोबल रिबाउंड फिजल के बाद। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी ऐसा ही है, 63 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ निफ्टी क्लोज हुआ। दोनों इंडेक्स ये लॉसेस पे ही क्लोज हुए हैं। सुपर रिच लॉस $17 बिलियन ऑन इन मंडेज क्रैश। इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट है उन्होंने देखा उनके नेटवर्थ में करीब $17 बिलियन का झटका लगा मंडे के मार्केट क्रैश में। फियर क्या था, डर क्या था स्टॉक मार्केट में कि कहीं यूएस में रिसेशन ना आ जाए। तो ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएसई लिस्टेड कंपनीज की लूज हुई है वो है $178 बिलियन एंड ये करीब 3% ड्रॉप है सेंसेक्स में एंड निफ्टी में। मुकेश अंबानी जी का ही वेल्थ अगर आप देखें तो 4 बिलियन डिक्लाइन हुआ टू 108.8 बिलियन अकॉर्डिंग टू डेटा कंपाइल्ड बाय
ब्लूमबर्ग, गौतम अडानी जी का अगर आप देखिए ओवरऑल तो $6.3 बिलियन का उन्हें झटका लगा है इन दिस करेक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे रिचेस्ट 10 की लिस्ट है, आप देखिए कितना इनको नेटवर्क में घाटा सहना पड़ा। नंबर 1 पे मुकेश अंबानी है जिनको 3.5% का लॉस हुआ है, गौतम अदानी 5.5%, शपूर मिश्रा एंड फैमिली 3.5%, इसी तरीके से शिव नागर है, जिंदल, दिलीप संघवी, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल। तो यहाँ पे टेलीकॉम से लेके आईटी से लेके फार्मास्यूटिकल एंड कंग्लोमरेट्स के हेड ओवरऑल देखिए 4 से 6% तक के लॉसेस हुए हैं मैक्सिमम, एंड लोअर पॉइंट पे करीब 1% के। सो यहाँ पे इस तरीके का झटका लगा है सारे टॉप रिचेस्ट पीपल को इंडिया में। रुपी नियर्स 84 a dollar. Sorry, rupee nears 84 a dollar, tracking weak Asian peers. Rupee के बारे में this is the third day that we are discussing rupee's weakness. रुपी 3 दिन से काफी वीक होता हुआ हमें नजर आ रहा है। पहले तो कुछ और रीजंस थे, पहले हमने 2 रीजंस डिस्कस किए थे रुपए के कमजोर होने के। सबसे पहले हमने देखा ऑयल इंपोर्टर्स का एक रीजन था कि जो ऑयल इंपोर्टर्स है वो बड़ा डिमांड कर रहे हैं रुपी डॉलर का, और रुपी को सेल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बिल्स पे करना है, ऑयल इंपोर्ट करना है। इसके बाद हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी बहुत सेलिंग आ गई है। तो अब क्या है, जो स्टॉक मार्केट में सेलिंग आई है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, अब ये क्या करने वाले हैं, इस पैसे को रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए डॉलर बाय करेंगे, रुपी सेल करेंगे, विड्रॉ कर रहे हैं वो पैसा इंडियन मार्केट से। तो यहाँ भी रुपया कमजोर होता हुआ हमें नजर आया। तो इस तरीके से ओवरऑल रुपी में वीकनेस कंसिस्टेंट रही है पिछले कुछ दिनों में। अब यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है कि रुपया अब 84 रुपी पर डॉलर पे जा रहा है नीचे जा गिरकर। एंड एशियन पीयर्स में जो वीकनेस है ना उसको ये ट्रैक करा है। एशियन पीयर्स हमारे मतलब जो एशियन कंट्रीज की करेंसीज है, एशियन करेंसीज, तो इनके साथ साथ रुपया भी कमजोर होते जा रहा है। लोकल करेंसी हमारी सेटल हुई न्यू लो पे 83.96, सिर्फ 4 पैसे दूर रही है ओवरऑल 84 के मार्क्स से। अगर आप देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इंटरवीन किया सारे सेगमेंट्स में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, जहां पे कोई भी शार्प डिप्रिसिएशन को यहाँ पे प्रिवेंट करना चाहती है आरबीआई भी। आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करती है जब उसे लगता है रुपया बड़ी तेजी से कमजोर हो रहा है, एंड आरबीआई क्या करती है, आरबीआई यहाँ पे रुपए को बाय करना हमेशा शुरू कर देती है। तो यहां से क्या होगा, एक तो ये डिमांड को भी सक कर लेती बढ़ा देती है, ओवरऑल सप्लाई को भी सक करना शुरू कर देती है। तो सप्लाई को रिड्यूस कर पाती है इससे थोड़ा सा, एंड डिमांड को इंक्रीज कर पाती है। बट ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर पाती है आरबीआई इन अ सेंस कि जो ओवरऑल मार्केट में डिमांड है और सप्लाई है, दैट डज मेक द मार्केट, एंड आरबीआई सिर्फ कुछ देर के लिए सपोर्ट दे सकती है रुपए को, ना कि पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड था ग्रीन मार्क के लिए। ग्रीन मार्क किसको बोलते हैं हम, डॉलर को, इन द ऑफशोर मार्केट, जिसकी वजह से इंडियन यूनिट पे और ज्यादा प्रेशर आया है यूएस के डॉलर की डिमांड की वजह से। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स, मैंने बताया था 6 करेंसीज की बास्केट है डॉलर इंडेक्स, इट्स अ बास्केट, एंड इसमें बहुत सारी करेंसीज है, लेट्स से यूरो हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, इस तरीके से इसके अगेंस्ट डॉलर को वे किया जाता है कि डॉलर की वैल्यू कितनी है, बढ़ रही है घट रही है। तो यहाँ पे ये बढ़कर 103.11 हो गया, मतलब डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया दूसरी बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट भी। आरबीआई ने इंटरव्यू किया यहाँ पे थ्रू डॉलर सेल्स इन नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, एनडीएफ एंड स्पॉट ओवर द काउंटर मार्केट्स एंड फ्यूचर्स मार्केट टू कंटेन वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट, दे सेड। यहाँ पे अलग अलग तरीके के मार्केट्स है, ओटीसी मार्केट्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड मार्केट्स होते हैं, हर जगह पे आप ट्रेड करते हो यूजुअली करेंसीज को या फिर कमोडिटीज को भी। तो हर जगह आरबीआई ने क्या किया, डॉलर सेल किया। आरबीआई के पास भी करीब $650 बिलियन का रिजर्व है, डॉलर रिजर्व। तो इसका आरबीआई यूज करता है इसी तरीके के इंटरवेंशन के लिए, जहां पे हम देखते हैं कि रुपी को सपोर्ट जब भी करना हो आरबीआई इसके थ्रू रुपी को सपोर्ट कर पाता है। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने की है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो आरबीआई हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल द मार्केट मेकर इज डिमांड एंड सप्लाई, जो नेशनल डिमांड एंड सप्लाई है इस वक्त। सो यहाँ पे देखा जा सकता है कि रुपी 84 टच कर जाए 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में। लोकल करेंसी डिप्रिशिएट हो चुका है टू 84.2 इन ऑफशोर मार्केट में हो चुका है, बट वी हैव टू सी इन इंडियन मार्केट की ये क्या होता है ओवरऑल यहाँ पे। तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स के भी हेल्दी पूल है, यहाँ पे $667 बिलियन का पूल है। और अगर वीक एंड पे अगर आप देखें जुलाई 26 का ये डेटा है, सो वी हैव एम्पल ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, एंड रुपी इज एक्सपेक्टेड कि
ये इसी रेंज में रहेगा 83.85 टू 84 के रेंज में टुमारो विद डॉलर बाइंग इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एंड आरबीआई सपोर्टिंग इंडियन करेंसी एट पर्टिकुलर लेवल। जो फियर्स है पोटेंशियल रिसेशन के यूएस में कपल्ड विद अनवाइंडिंग ऑफ अ वाइडली यूज्ड and yen carry trade have significantly influenced sentiment in currency market। करेंसी मार्केट में जो इन्फ्लुएंस सेंटिमेंट है, जो सेंटिमेंट है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस वक्त। किस चीज से? दो चीजों से। सबसे पहले रिसेशन की बात की हमने कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। दूसरा, जापानीज मार्केट में येन कैरी ट्रेड चल रहा है। सो येन इज जापानीज करेंसी, ठीक है। तो ये जो कैरी ट्रेड है, इसके अलावा रिसेशन, दीज आर टू फियर्स जो करेंसी मार्केट को अभी ड्राइव कर रहा है, ठीक है। सो हमेशा कुछ ना कुछ देयर इज वन इंडिकेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिस पे पूरी मार्केट की नजर होती है। तो इस वक्त इन दो चीजों पे पूरे मार्केट की नजर है। आप चाहे बात करें इक्विटी की, चाहे आप बात करें करेंसी मार्केट की, दोनों मार्केट्स के लिए इस पर आपको भी नजर रखना है करंटली। तो इसको बहुत ही क्लोजली फॉलो कीजिए। Rupee has lost out as a foreign portfolio investors have been pulling out in the few sessions। Yes, we know that equity market में foreign investors जो है वो अपना होल्डिंग्स सेल कर रहे हैं और इसका प्रेशर हमें रुपए पे भी दिख रहा है ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यंग इन्वेस्टर्स है ये भी मार्केट से अभी मूव आउट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है रुपी पर। तो जो कैरी ट्रेड है यूजिंग येन, जो कि पॉपुलर रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, अब इट हैज लॉस्ट इट्स शीन बिकॉज दोज हु आर अनवाइंडिंग विल बुक लॉस। ये कैरी ट्रेड जो है येन का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले आगे आने वाले आर्टिकल में। सो ताकि वहां पे हम बेटर क्लैरिटी से इन डेप्थ डिस्कस करें कि येन कैरी ट्रेड क्या है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बड़ी परेशान है। मैं आपको सही बताऊं तो पूरी दुनिया में इससे लोग परेशान हो गए कि येन कैरी ट्रेड है, जिसकी वजह से जापानीज मार्केट अगर आप देखें तो 10-10% नीचे आता हुआ नजर आया हमें 2 दिनों में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स पे फर्क पड़ा है, पूरे एशियन मार्केट्स में देखें, ताइवानीज मार्केट में, हर जगह सीइंग एन इम्पैक्ट। एंड लोग इसे ब्लेम कर रहे हैं कि ये येन कैरी ट्रेड एक बहुत बड़ा इसका रोल प्ले कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज आई यूएस में कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये एग्जैजरेटेड रिस्पांस भी मिला है इससे कि यहाँ तो रिसेशन आ सकता है अगर इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। तो मार्केट ने एक फिकल इमोशन में यहाँ पे एक रिएक्शन दिया। अब देखिए ये भी बात है कि मार्केट जब हाई पे चल रही हो ना, तो छोटा सा भी एक न्यूज आ जाए ना, कुछ भी न्यूज आ जाए, इस पे मार्केट्स ओवर रिएक्ट ही करती है हमेशा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो बहुत हाई पर आपको खुद लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप खुद डर जाओगे और बहुत क्लोजली किसी भी चीज को वॉच करोगे एंड ओवर रिएक्ट करने लग जाओगे ओवरऑल। सो यही हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स के साथ भी। कोई छोटी सी भी खबर आ जाए, जरा सा भी नेगेटिव लगने लगे, यहाँ पे लोग पोर्टफोलियो पूरा बेच के बैठ जाते हैं। और यही हो रहा है मार्केट्स के साथ, इंडिया में भी, यूएस में भी, जहां पे मार्केट्स ऑल टाइम हाई, लाइफ हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। So this is one reason for this. Next article is Google is a monopolist US judge in a landmark antitrust case। यहाँ पे Google के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है एंड एक लैंडमार्क केस भी यहाँ पे आया है। गूगल ने इलीगली मोनोपोलाइज किया है सर्च मार्केट एक्सक्लूसिव डील्स के साथ। ये जज का कहना है, handing the government a win in first major antitrust case against tech giant। एंटीट्रस्ट केस क्या होता है मैं बता दूं, जैसे इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जहां पे हम लोग प्रेडेटरी कंपटीशन को हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं, राइट। प्रेडेटरी कंपटीशन मतलब जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन ही अगर आज मिल जाए, तो आपको लगता है ई कॉमर्स बिजनेस में कोई बचेगा? नहीं बचेगा। इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये प्रेडेटरी हो जाएगा। सो इसी तरीके से प्रेडेटरी मोनोपोली ना बने, इसके लिए हम लोग एंटी ट्रस्ट सेटअप ऑर्गेनाइजेशंस होती है, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, हर एक कंट्री में होते हैं यूजुअली। ये तो यूएस में भी काफी स्ट्रिक्ट है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोई जीत नहीं हासिल कर पा रहे थे किसी भी टेक जायंट्स के अगेंस्ट, बट अब जाके इन्हें बड़ी जीत मिली है। क्या? जज ने कहा है कि गूगल ने मोनोपोलाइज किया है इलीगली अपने सर्च मार्केट को, सर्च इंजन मार्केट को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सक्लूसिव डील्स की है, ठीक है। एक्सक्लूसिव डील्स करने में इन्होंने ऐसी कंडीशंस रखी जिसकी वजह से ये मोनोपोली क्रिएट कर पाए और आप कह सकते हैं अनफेयर एडवांटेज ले पाए अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट। तो इनका कहना है कि वॉशिंगटन की जो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन है, गूगल की पेरेंट कंपनी है, इनका 26 बिलियन जो गया है पेमेंट्स में टू मेक इट सर्च इंजन द डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन स्मार्टफोन्स, वेब ब्राउजर्स, इफेक्टिवली ब्लॉक्ड एनी अदर कंपीटिटर फ्रॉम सक्सेडिंग इन द मार्केट। यस, $26 बिलियन गूगल किस चीज पे खर्च करती है? ये खर्च करती है हमारे फोन में जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसको
कोई भी ब्राउजर आप यूज करो, इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेके आप यूज करो, चाहे क्रोम चाहे फायरफॉक्स, उसमें गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन रखने के लिए $26 बिलियन का पे आउट जाता है अल्फाबेट की तरफ से इन कंपनीज को, जिसकी वजह से जज का कहना है कि गूगल एक अनफेयर मोनोपोली क्रिएट कर पाया है। जब डिफॉल्ट ब्राउजर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल ही रहेगा हर एक ब्राउजर में, तो कैसे कोई नया सर्च इंजन कम्पीट कर सकता है। गूगल के जो डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल ये इम्पेयर करते हैं राइवल के अपॉर्चुनिटीज को टू कम्पीट। तो हम इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्मार्टफोन और ब्राउजर्स को मोनोपोलाइज कर लिया पूरा। ब्राउजर्स में ओवरऑल अगर आप देखें तो गूगल सर्च इंजन ये डिफॉल्ट सर्च इंजन रहेगा। एंड फोन्स में जब डिफॉल्ट ब्राउजर भी आप देखोगे ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में, तो आपको गूगल क्रोम ही नजर आएगा, जहां पे गूगल ही सर्च इंजन भी है डिफॉल्ट। तो जिसकी वजह से इन्होंने कंसिस्टेंटली रेज किए हैं प्राइसेस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो ट्रायल एविडेंस है इसने एस्टैब्लिश किया कि गूगल की मोनोपोली पावर मेंटेन की जाती है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट से, कि एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ गूगल को फेवर करने चाहिए, आप किसी और के साथ ये नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से ये कंपनीज पूरा एडवांटेज ले पाती है। गूगल जैसी कंपनी जो मोनोपोलीज है, एंड जो स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे सर्च इंजन आए जो बहुत अच्छे अच्छे भी थे, बट कोई मीनिंगफुल उन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया, इवन इफ दे वर ट्रूली वेरी इनोवेटिव और बेटर देन गूगल। तो इनका ये कहना है कि गूगल ने इलीगली मेंटेन किया है मोनोपोली ओवर ऑनलाइन सर्च रिलेटेड एडवर्टाइजिंग। और गवर्नमेंट ने भी कहा कि गूगल ने एप्पल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर को बिलियंस पे किए ओवर डेकेड्स, ताकि इनको बस प्राइम प्लेसमेंट मिलती रहे, गूगल सर्च इंजन हर जगह डिफॉल्ट रहे। और ये डिफॉल्ट पोजीशन की वजह से ये मोस्ट यूज सर्च इंजन रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से $300 बिलियन का इन्होंने एनुअल रेवेन्यू किया है सर्च एड्स के थ्रू। एंड अल्फाबेट के शेयर करीब 4.5% हमें नीचे देखने को मिले। एंड आफ्टर दिस न्यूज, एंड एप्पल जो डिपेंड करता है इस रेमेडी पे, could also stand to lose billions in payments Google makes to have its search engines to be default browser in iPhones. Yes, Apple को भी billions of dollars का लॉस होगा यहाँ पे। गूगल अगर इसे पे करना बंद कर दे डिफॉल्ट सर्च इंजन के लिए जो वो पे करता है गूगल एप्पल को, सैमसंग को, और भी जितनी भी कंपनीज है उनको। तो ये हिस्टोरिक विन है लोगों का कहना है, अमेरिकन पीपल के लिए। एंड काफी समय से ऐसे बहुत सारे लॉसूट चल रहे थे, बट कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कभी भी वो हारे नहीं है इस साइकिल लॉसूट्स में। बट this time we have seen a different result. Meta found that Google does not have Meta found that Meta found that Google does not have a monopoly in market for general search advertising, क्योंकि Amazon.com, Walmart ये भी इस तरीके की इससे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग ऑफर करते हैं टू सर्चर्स ऑन देयर ओन वेबसाइट्स। लेकिन ओवरऑल जो सर्च टेक्स्ट एड्स हैं, जो सबसे टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ पे गूगल की मोनोपोली है। तो इंडियन ओरिजिन ही जज है ये मेहता, इन्होंने इसका इस तरीके का लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसपे वी हैव टू सी कि अब क्या फर्क पड़ता है ओवरऑल। तो इस तरीके के कई लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं पहले भी, चाहे अमेजन की हम बात करें, एप्पल की बात करें, मेटा की बात करें, बट दिस इज लाइक 1%। ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम जितने भी लॉसूट्स हैं ये हमेशा फेल हुए हैं इन कंपनीज को टैकल करने में। और एंटी ट्रस्ट अगर आप देखें तो इस तरह के केसेस बहुत सारे यूरोप में भी चल रहे हैं इनके अगेंस्ट, यूरोपियन यूनियन में। सो वी हैव टू सी कि वहां पर भी किस तरीके के एक्शंस होते हैं। जब प्रॉब्लम है कि जब इस तरीके की उथल पुथल देखने को मिले ना, इस तरीके की टर्बुलेंस आए, तो पूरी दुनिया में ना एक रिपल क्रिएट हो जाता है इससे। अब क्या है, ये रिपल इंडिया में भी आएगा, यूरोप में भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी आएगा। अब सब लोग गूगल बोलेंगे कि देखिए ये जो है आप मोनोपोली हमारे देश में भी कर रहे हो, हमारे देश में भी कर रहे हो। इससे एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा पूरी दुनिया में, हो सकता है गूगल को काफी पे करना पड़े। सो न्यूज इन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, बस इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचिए। इंडिया में भी तो अब ये लॉसूट कर देगा कोई ना कोई, कहेगा कि देखिए प्रेसिडेंट है, यूएस में भी इस तरीके का लॉजिक पेश किया गया, तो नाउ Indian judges are also looking at this verdict. Australian judges, European Union के जितने judges हैं, they are also looking this verdict, and they'll also take actions. बेधड़क अब ये हो सकता है यूरोप में भी सबसे पहले हमें देखने को मिले कि इस तरीके के नियम आए। इन ब्रीफ आर्टिकल्स कुछ डिस्कस करते हैं, वो भी इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरामको मैं बता दूं, सऊदी अरामको इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये वो कंपनी है जो कंट्री को फंड करती है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के
जितने सबसे बड़ी कंपनी आई है और दुनिया की भी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका माना जाता है रेवेन्यू है, ठीक है। एंड इट्स ऑयल जाइंट सऊदी अरामको। ट्यूसडे को उन्होंने रिपोर्ट किया 3.4% फॉल इन सेकंड क्वार्टर प्रॉफिट ऑन लोअर क्रूड वॉल्यूम्स एंड सॉफ्टवेयर रिफाइनिंग मार्जिन। क्रूड ऑयल बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेज पे है, मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है क्रूड ऑयल को लेकर। मैं बताता हूँ क्यों। अब सबसे पहले थोड़ा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहले रिपोर्ट किया गया कि 3.5% का फॉल आया है प्रॉफिट में इस क्वार्टर, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा तो गया ही नहीं, क्रूड ऑयल की वॉल्यूम भी कम सेल हुई है और मार्जिन भी कम हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया है। लेकिन इन्होंने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया, पॉलिसी करीब 31.1 बिलियन डॉलर्स का पे आउट किया। सऊदी अरामको ने ऑफकोर्स ये डिविडेंड ही डिक्लेयर कर दिए, गवर्नमेंट को पे करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो पैसा है मेजर काफी पैसा सऊदी अरामको से ही आता है। तो यहाँ पे we don't have to discuss कि कितना डिविडेंड दिया इन्होंने, क्या दिया। This is not very important for us. What's important is the future of oil, crude oil. And I'm not talking about 10 साल बाद की बात नहीं कर रहे, हम अभी की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल इस वक्त दो चीजों से परेशान है। सबसे पहले तो क्या, स्लो डाउन। जब भी स्लो डाउन होता है ना इकोनॉमी में, तो क्या होता है, क्रूड ऑयल की डिमांड घट जाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होंगी, फैक्ट्रीज कम चलेंगी, इकोनॉमिक आउटपुट कम होगा, लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, रिसेशन रहेगा, तो क्या होगा, क्रूड ऑयल की डिमांड भी ड्रॉप होगी, ठीक है। डिमांड ड्रॉप होगी, इसकी वजह से क्या है, अब इसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, डिमांड सप्लाई पे चलता है, तो प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि ओवरऑल सप्लाई बढ़ा है लेकिन कोई क्रूड ऑयल खर्च नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा एक प्रॉब्लम, जब भी अनसर्टेनिटी आ जाए जियोपॉलिटिकल, जैसे कि वॉर इन मिडल ईस्ट या कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे अभी इजराइल और ईरान का देखने को मिल रहा है, तो यहां पे क्या होता है, सप्लाई क्रंच हो सकता है। ये सप्लाई प्रॉब्लम है, डिमांड नहीं, सप्लाई क्रंच होगा, राइट। किसी ने जो वॉर वाले एरिया से वहां से आप कंटेनर्स को लेकर आ रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लॉकेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्राइस अचानक से स्पाइक करता है। इससे तो हम बड़ा परेशान रहे हैं आजकल, जब से रशिया यूक्रेन और ये इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से, और ईरान के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो प्राइस स्पाइक्स आ जाती है अचानक से, लोग डर जाते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है। अब ये चीज प्राइस को, एक न्यूज आ रही है कि प्राइस नीचे जाए जिससे, क्योंकि डिमांड ड्रॉप होगी, रिसेशन है। और दूसरा जो न्यूज आ रहा है उससे हमें वॉलेटाइल शॉक्स लग सकते हैं अभी इमीडिएटली, जिसमें प्राइस हमें ऊपर जाता है, बेच सके। तो क्रूड ऑयल ऐसे टाइम पे बड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या होगा, राइट। तो यही सिचुएशन अभी चल रही है क्रूड ऑयल के साथ। अगर आप देखिए काफी वॉलेटाइल है एंड लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, क्योंकि जो रिसेशनरी फियर्स हैं, इन्फ्लेशन को लेके फियर्स हैं, अगर क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो जो जो भी डर है ना हमारा, वो सारा सच हो जाएगा इन्फ्लेशन को लेके। क्योंकि नॉन जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो चलो ठीक है, लेकिन ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन परेशान करने लग जाएगा फिर से इंडिया को, यूएस को और दूसरी कंट्रीज को भी। प्लस एक तो चाइना में भी ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, चाइना भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो वहां से भी आप देखो, जब सबसे बड़े कस्टमर की ग्रोथ नहीं हो रही है आपके, तो आपका भी सप्लाई ऐसे ही बढ़ा रहेगा, बिकने वाला नहीं है, राइट। यूएस में भी यही प्रॉब्लम्स है। तो वी हैव टू सी कि क्रूड ऑयल किस तरीके से आगे ट्रेड करता है। सो कीप वॉचिंग इट डेली। क्रूड ऑयल का प्राइस एक बार ट्रैक कीजिए कि क्या है, और गोल्ड प्राइस भी ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्लोबल इकोनॉमिक्स के काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप सीख जाएंगे ओवरऑल। Uber beats Q2 estimates on ride sharing demand. क्वार्टर टू के एस्टिमेट्स को उबर ने बीट कर दिया है, क्योंकि राइड शेयरिंग डिमांड बहुत बढ़ गई है। सो यहाँ पे डिमांड अच्छी रही उबर के लिए, राइड शेयरिंग ऐप के लिए, एंड फूड डिलीवरी भी करता है उबर। सो वो भी काफी बढ़िया रहा और शेयर्स 5% ऊपर थे रिजल्ट्स आने के बाद। तो मोबिलिटी हैज अ स्टैंड आउट सेकंड क्वार्टर। जो मोबिलिटी सेक्टर है यहाँ पे स्टैंड आउट रहा, ये ग्रोथ रहा है अक्रॉस ऑल यूज केसेस एंड जियोग्राफिक स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली इनका कहना है कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है उबर को, ठीक है। तो ओवरऑल उबर की रेवेन्यू अभी $10.7 बिलियन है सेकंड क्वार्टर ऑफ जून में, और यहाँ पे ग्रॉस बुकिंग्स करीब $39.95 बिलियन की रही है। सो काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले उबर के लिए। ओपन एआई के को फाउंडर्स यहाँ पे क्विट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कंट्रोवर्सी है। हमेशा एआई से रिलेटेड जितनी स्टार्टअप्स है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज हमें यहाँ देखने को मिलते रहती हैं हमेशा। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी हॉट, इट्स द हॉट स्पॉट इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड एंड इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओवरऑल दो लोग, जो दो को फाउंडर्स हैं, ये नजर आ रहा है कि ये दे आर लीविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंड दे आर ज्वाइनिंग एंथ्रोपिक।
ये ओपन एआई का राइवल है और अब ये क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं अपने राइवल्स को। ये दोनों को फाउंडर्स रहे हैं ओपन एआई के। एंड यहाँ पे एक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा कंपनी में, जहां पे ऑलरेडी मैनेजमेंट चल रहा है। कंट्रोवर्सी आपको पता है, ओपन एआई में पूरे मैनेजमेंट ने मिलके, ओवरऑल बोर्ड ने मिलके मैनेजमेंट को फायर किया था। आई थिंक जो उनके फाउंडर है उनको फायर कर दिया गया था, सैम ऑल्टमैन को, जिसके बाद बहुत कंट्रोवर्सीज देखी गई। एंड फिर हमें ये भी देखने को मिला कि वहां के एम्प्लॉयज ने भी काफी ज्यादा वॉइस रेज किया इसके अगेंस्ट। एंड दे सेड कि नो, वी आर आल्सो रिजाइनिंग अगर सैम ऑल्टमैन कंपनी को लीड नहीं करते हैं तो। एंड देन सैम ऑल्टमैन को वापस लाया गया, उसके बाद बोर्ड को फायर कर दिया गया। एंड नाउ वी आर सीइंग कि को फाउंडर्स छोड़कर जा रहे हैं ओपन एआई को। सो वी हैव टू सी व्हाट लीड्स अहेड। एंड सही है ये, ठीक है। वी वांट की जो नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये भी थोड़ा डेमोक्रेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं कि जो 4 लोग हैं वो एक ही कंपनी में हो जिनको सारी नॉलेज जो लीड कर रहे हैं लेट्स से टेक्नोलॉजी में। सो अब क्या है, एंटरप्रेक और भी बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स हैं जो दे विल मेक सिग्निफिकेंट शिफ्ट अगर वो इतने एक्सपीरियंस लोगों को अपने पास ला पाते हैं। एंड दे आल्सो मस्ट हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट यहाँ पे दूसरे एआई स्टार्टअप्स में। मालदीव्स एंड चाइना टू स्टार्ट एफटीए इन सितंबर। मालदीव्स ने कहा है कि वो चाइनीज बैंक के साथ अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं एफर्ट्स एंड डिस्कशंस, एंड एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है चाइना के साथ। यस, तो जो मिनिस्टर है इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इन्होंने कहा कि ये एक लोकल करेंसी सेटलमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेड के लिए बिटवीन रुपया एंड युआन। ये दोनों कंट्रीज की करेंसीज हैं, चाइनीज और मालदीव्स की करेंसी है ये। एंड यहाँ पे ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ओवरऑल ये फैसिलिटेट करना चाहते हैं चाइना के साथ ट्रेड को। तो इंडिया हैज टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच। चाइना लॉन्चेस सैटेलाइट्स इन अ बिड टू विद द राइवल स्टारलिंक। चाइना का जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उन्होंने ट्यूसडे को सक्सेसफुली प्लेस किए 18 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, ठीक है। इनके न्यूज रिपोर्ट का कहना है ये अपना वर्जन बनाना चाहता है स्टारलिंक का। स्टारलिंक का बना लूं, एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स की स्टारलिंक नेटवर्क। तो यहाँ पे इसको चैलेंज करने के लिए ये लॉन्च किए गए हैं लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स बाय शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी SST। एंड यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू चैलेंज द स्टारलिंक टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज इट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल, आप कह सकते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं यूक्रेन में भी स्टारलिंक काफी हेल्प करता है यूक्रेनियन आर्मी की अगेंस्ट रशिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे स्टारलिंक बहुत ही फ्रीली हेल्प कर पाता है लोकल नेटवर्क्स पे, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ सेटअप विद द यूज ऑफ सैटेलाइट्स। सो चाइना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ एंडेवर। Let's discuss an editorial article. Mistaken notice giant tax demands should not be trust. So इससे रिलेटेड एक छोटा सा हमने एग्जांपल दिया था अभी, which is what this editorial is about. एक प्री शो कॉज नोटिस, ठीक है, इशू की जाती है टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर इन्फोसिस। अभी आप देख रहे थे 32,000 करोड़ का इनकम टैक्स प्री शो कॉज नोटिस दिया गया, किसको? इन्फोसिस को। एंड हमें देखने को मिला कि काफी इन्वेस्टर्स भी डर गए क्योंकि भाई इतना तो कमा नहीं रही है कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स में टर्मोइल देखा गया एंड बियॉन्ड। एंड नोटिस ने कंपनी को लायबल किया, जिसे कहा गया कि अनपेड अमाउंट है IGST का ऑन ट्रांजैक्शंस जो इसके इंडिया और अब्रॉड वाले ऑफिसेज में किए गए हैं उसमें, ठीक है। तो कंपनी व्यूज दिस एज सर्विसेज डिलीवर्ड टू इटसेल्फ। कंपनी कह रही है कि जो हमारे बाहर वाला ऑफिस है जिसे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो हम अपने आप को ही सर्विस दे रहे हैं एक तरीके से, तो इस पर हम क्या टैक्स करें? तो टैक्स ऑफिस का कहना है कि जो ओवरसीज ऑफिस है ना, वो सब्सिडरीज है, वो इंडिपेंडेंट है। हम नहीं मानेंगे वो इन्फोसिस है, हम कहेंगे वो कोई और कंपनी है जिसको आप सर्विस दे रहे हो, तो उस पर आप अलग से टैक्स दो। तो जो कंसर्न है मार्केट्स में, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया है बहुत ज्यादा रिगार्डिंग एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द क्लेम। एंड टू बिगिन विद, जो स्टेट अथॉरिटी है कर्नाटका की, इन्होंने नोटिस को विड्रॉ भी कर लिया अगले दिन ही। और जो बैक टैक्सेस थे उन्हें क्लेम किया जा रहा है वो टाइम बार्ड है, तो मे बी उनको अब आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इट मे नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल अदर IT कंपनीज जिनका सिमिलर ओवरड्यूज सब्सिडरीज हैं, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज की भी बाहर सब्सिडरीज IT कंपनीज तो दे आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, सारा पैसा ही बाहर से आ रहा है, तो भाई ऑफ कोर्स तो इस तरीके का काम तो होगा यहाँ पे। तो उनका ये कहना है, देखिए ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि ये कोई एक्सेप्टेबल एटीट्यूड नहीं है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितने भी और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इतने बड़े बड़े नोटिस दे देंगे इतने बड़ी कंपनीज को या इंपॉर्टेंट फिगर्स को, तो इससे आम लोगों का भी बहुत नुकसान होता है। इन्फोसिस में आम लोगों का भी बहुत पैसा लगा हुआ है। आप चेक कीजिए आपके म्यूचुअल फंड्स और जितने फंड्स हैं, कितना पैसा इन्फोसिस और दूसरे IT कंपनीज में लगा हुआ है।
आप बिना सोचे समझे इतना बड़ा नोटिस दे दे रहे हैं किसी कंपनी को कि हो सकता है वो तो दिवालिया हो जाए। इतना बड़ा नोटिस अगर वो पे करे तो इतना पैसा ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्फोसिस इज नॉट अ बिग कंपनी, बस उसके वैल्यूएशन का अगर आप मतलब इतना बड़ा 5% और 2% भी अगर आप मांग लोगे तो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, यहाँ पे इन मार्केट में कंपनी भले ही सही हो, 1 रुपए का भी टैक्स बकाया ना हो, लेकिन उसे हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ डर जाते हैं। हमें शेयर प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिलता है और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लॉस होता है, ना कि कंपनी को, क्योंकि कंपनी क्या है, इन्वेस्टर्स की ही है, शेयर होल्डर्स की है। आप इस तरीके के अगर नोटिस को रश कर दोगे, राइट, तो इससे बहुत कंफ्यूजन और कंसर्न क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑलरेडी कंपनी को नुकसान हो जाता है, इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता है, भले ही कुछ उन्होंने लेट्स से 1 रुपया भी उनका बकाया ना हो, कोई या शायद जो 32,000 क्लेम कर रहे हैं, शायद 32,000 रुपए या सिर्फ वहां पे जेन्युइन लाइबिलिटी हो फिर भी। तो इस तरीके का एग्जांपल हमें देखा गया हीरो मोटर कॉर्प के एग्जांपल में, उनके एमडी को जब चेक इनकम टैक्स नोटिस दिया गया। इसके अलावा पॉली कैब आप देखें, कंपनी है जिसको इनकम टैक्स नोटिस दिया गया, जिसके बाद हमें 10% ड्रॉप देखने को मिला था शेयर में। शेयर पूरा रिकवर कर चुका है, बट स्टिल जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी नुकसान तो झेलना पड़ गया ऑलरेडी, राइट। अब भले ही वो नोटिस सही हो ना हो, कितना उस पर लायबिलिटी बैठे, वी डोंट नो दैट। तो अगर कोई लार्ज कंपनी है या कोई पूरा सेक्टर है जिसने डेकेड टैक्स पे किया है पर्टिकुलर वे में, और टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कई सालों बाद, 10 साल बाद ही आता है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से अपने व्यू को एक्सप्रेस करें कि नहीं आप 10 साल से ना थोड़ा गलत टैक्स पे कर रहे थे, अब पूरे 10 साल का टैक्स लाइए पेनल्टी के साथ 1 लाख करोड़ पे कीजिए। नहीं, दिस इज नॉट a good way, this is not a mature way to handle this। and यूनियन गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली क्लेम किया है कि जो टैक्स टेररिज्म है इसे हम एंड कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं ग्राउंड पे, ये एक्शंस टैक्स अथॉरिटीज द्वारा जो लिए जाते हैं, इससे एक इंडिकेशन हमें ये मिलती है कि पॉलिसी मेकर्स का कोई कंट्रोल नहीं है टैक्स ब्यूरोक्रेसी पे, जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स वर्क करती है इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, एंड ये अपने मर्जी से ये सारी चीजें करते ही रहेंगी, इनमें कभी कोई चेंज आने वाला नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव देम। So this is a big concern and it should be fixed। So आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।